तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों की वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो साथियों आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ के एग्जाम हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार की जो टीचिंग की एग्जाम है या बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी, इन तमाम परीक्षाओं के लिए साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए कहना चाहता हूं कि यह वीडियो को आप लोग बीच में स्किप ना कीजिएगा, पूरा प्रश्न को देखिएगा और आखिरी में यह भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है क्या? स्नायु कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, यकृत कोशिका है या वृक्क कोशिका है? तो सबसे बृहत्तम कोशिका यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन है साथियों? तो स्नायु कोशिका बोला जाता है। सबसे लंबी कोशिका किसे बोली जाती है साथियों? तो स्नायु कोशिका को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? क्या कूलॉम्ब का नियम होता है, ओम का नियम होता है, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम? तो आप अगर ऑप्शन के हिसाब से भी अगर एलिमिनेशन करेंगे साथियों, तो यहाँ पर जो अविद्युत अपघटन का जो नियम लागू होता है वो फैराडे के नियम पर लागू होता है। हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आवेश का, करंट का, ऊर्जा का या पावर का? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई की बात किया जाएगा साथियों तो ये ऊर्जा का है। किसका साथियों? ये ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वही ऊर्जा की बात किया जाएगा दोस्तों तो एक दूसरा मात्रक भी जूल होता है इसका। क्या होता है साथियों? जूल। वही पावर की बात करेगा साथियों तो इसका वाट, करंट यानी कि धारा, धारा का क्या होता है? तो एम्पियर होता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। कोई आवेश, आवेश का क्या हो जाएगा? तो कूलॉम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कूलॉम्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके परीक्षाओं में साथियों इकाई यानी कि यूनिट या जहाँ पर कहीं कहीं पर मात्रक लिखा रहेगा, आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तीनों सेम प्रश्न है। आपसे इकाई पूछ सकता है, इसी को इंग्लिश में यूनिट पूछ सकता है, मात्रक लिखा रहेगा। ठीक साथियों, ये सब आप लोगों को याद करना है कि बहुत से ऐसे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक के बारे में वो पूछता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? एम टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 या एम एल के पावर -2? तो साथियों बताइए कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है साथियों, एम टी के पावर -2, ये हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव का बीमा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक लकड़ी, यहाँ लिख दिया सॉरी, लड़की रहेगा, झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा? तब जब वो खड़ी हो जाएगा साथियों तो उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न दूसरे तरीके से बनता है साथियों, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि पूछ रहा है कि जब झूला झूलते हैं तो उस पर एक व्यक्ति के अलावा कोई एक और व्यक्ति बैठ बैठ जाता है, तब उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब 2 लोग बैठ जाते हैं झूले पर तब उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? तब उसी स्थिति में आप लोग इसको करेंगे अपरिवर्तित रहेगा। उसका जो आवर्तकाल है वहाँ पर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसके आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब 2 लोग बैठते हैं तो। ठीक है, और खड़े होने पर तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 5%, 20% या 10%? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है। आप लोग वायुमंडल में मत देख लीजिएगा या वातावरण में। ठीक है साथियों, तो यूरिया में कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। वही वायुमंडल में बात किया जाएगा दोस्तों तो 78% सीधा सीधा क्या? तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। 100% में से 18% नाइट्रोजन ही पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 70, 78 या 38? साथियों ये रेलवे के संबंधित प्रश्न है जिसमें ज़्यादातर क्या है? तो गुणसूत्रों की संख्या को पूछता रहता है। ठीक है साथियों, तो कुत्ते में कितना गुणसूत्र होते हैं साथियों? तो 78 होते हैं। वही मनुष्यों की बात किया जाएगा दोस्तों तो कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। 23 जोड़ा, जिससे 46 हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 8 केल्विन, 10 केल्विन पर, 4 केल्विन पर या 0 केल्विन पर? तो पारे का जो प्रतिरोध है वो शून्य किस केल्विन पर होगा साथियों? तो हो जाएगा 4 के। ठीक है साथियों, तो हमारा प्रश्न नंबर 8 ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मेथनॉल को कहते हैं रर्बिक एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या डिनेचर्ड एल्कोहल? तो जो मेथनॉल होता है साथियों, जिसे कच्चा शराब के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं साथियों? तो वुड एल्कोहल बोलते हैं। और जो पीने योग्य होता है साथियों उसे मेथनॉल कहा जाता है। जो सॉरी एथेनॉल बोलते हैं, जो पीने योग्य होता है शराब उसे एथेनॉल बोला जाता है। और जो मेथनॉल होता है साथियों ये आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितना होनी चाहिए? क्या आधी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए या 6 गुनी होनी चाहिए? तो लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए साथियों? तो 4 गुनी होनी चाहिए। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 0.6 मीटर प्रति सेकंड, 0.3 मीटर प्रति सेकंड, 0.5 मीटर प्रति सेकंड या 1 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों यहाँ का जो ध्वनि का वेग होता है साथियों, वो सर्वाधिक तो सबसे पहले ठोस में होता है, और अगर 1 सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन आएगा साथियों? तो उसके जो ध्वनि का वेग है वो 0.6 मीटर प्रति सेकंड पहले से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में वृद्धि होगी साथियों, तो ध्वनि के वेग में क्या हो जाएगा? तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाएगी। ये पर एक पूछता है दोस्तों जो जियोग्राफी से संबंधित है कि ये 32 मीटर नीचे जाने पर पृथ्वी की गहराई में वहाँ पर क्या होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाता है। कितना? तो 32 मीटर गहराई के अंदर जाने पर। तो ये जियोग्राफी से था, इसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं इस वीडियो में ध्यान देना है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 0.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 मिमी, वायुमंडलीय दाब डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो मानक दाब है साथियों वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पारे का जो 760 मिलीमीटर है वही क्या है? तो मानक दाब कहा जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? तो घट जाएगी। यानी कि 13 का तब क्या करेंगे? तब ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? वैज्ञानिक का नहीं, किस विटामिन का नाम है? क्या विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का? तो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर पूछ रहा है साथियों, आप लोगों को बताना कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? तो वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका साथियों? तो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन ए की बात करेगा साथियों, पूछेगा तो रेटिनाल आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? तो रेटिनाल बताना है। विटामिन बी का क्या बताएंगे? तो थायमिन बताएंगे। क्या बताएंगे साथियों? तो थायमिन बताएंगे। और विटामिन डी बताइए तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है। यानी कि विटामिन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई के इन सब का क्या है? तो आप लोगों को रासायनिक नाम जरूर याद कर लेना है साथियों। प्रश्नों में पूछा जाता है बार बार कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जब ध्वनि की बात करेगा दोस्तों तो ध्वनि क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। किसके दोस्तों? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। जबकि अनुप्रस्थ की बात किया जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश किस रूप में यात्रा करती है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि पूछेगा साथियों तब अनुदैर्ध्य हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा साथियों, यहाँ पर प्रकाश और ध्वनि दोनों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा या समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो किसके द्वारा यूज किया जाता है साथियों? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। साथियों आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? हीलियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है या अल्फा कण है? तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है साथियों वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है साथियों? तो हाइड्रोजन होता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है साथियों? तो वो हाइड्रोजन ही है। प्रश्न हमारा क्या है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ही होगा। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द्वितीय मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्रश्न तो यहाँ से इस प्रकार पूछा है, लेकिन आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठना चाहिए कि सबसे बड़ी कौन सी है, यानी कि पहले नंबर पर ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी है। तो आप लोगों को बता दें साथियों जो सबसे बड़ी है यानी कि तब वो कौन है? यकृत है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो हो जाएगा हमारा क्या? तो अग्नाशय है। आप दोनों प्रश्न याद करेंगे, अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो यकृत, सेकंड नंबर का पूछेगा साथियों तो अग्नाशय हो जाएगा। वही अग्नाशय की बात किया जाएगा साथियों तो यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है साथियों, अगर पूछेगा कि इसमें से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है तो अग्नाशय ये क्या है? तो हमारा मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। नेत्रगोलक किस साइड द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों से, 6, 8 मांसपेशियों से या 10 मांसपेशियों से? तो क्या हो जाएगा तब? हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 6 मांसपेशियों से। ठीक है, चलिए सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? क्या हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है या गंधक है?
तो बताइए साथियों कि इसमें से क्या सही जवाब होगा, क्या गंधक होगा, बताइए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा साथियों, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ, प्रोटॉनों का लाभ, या प्रोटॉनों की हानि, या इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो बताइए साथियों कि प्रश्न नंबर 21 का क्या सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में देखा जाएगा। आगे बढ़ते, अम्ल का स्वाद होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, या नमकीन होता है। तो यहाँ पर अम्ल पूछा है साथियों, और आपके दिमाग में अम्ल के साथ साथ क्षार का भी स्वाद मालूम होना चाहिए। तो अम्ल क्या होता है, तो खट्टा होता है, जबकि क्षार का क्या होता है साथियों, तो कड़वा के रूप में होता है। क्या होता है साथियों, तो क्षार का स्वाद कड़वे के रूप में होता है, और अम्ल क्या होता है, तो खट्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की, तीव्रता का, समय का, या वेग का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों, तो वो है दूरी का। ठीक है दोस्तों, किसका है, तो दूरी का है। और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है साथियों, वो होता है पारसेक। क्या होता है साथियों, तो पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश ईयर। ठीक है दोस्तों, लाइट ईयर। 3.26, इसे आप याद करेंगे जरूर कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक जूल बराबर है 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 5 अर्ग, 10 के पावर 2 अर्ग, या 10 के पावर 12 अर्ग। तो क्या होगा साथियों, तो 10 के पावर 7 अर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 24 ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर तो शून्य ही होता है साथियों। स्वतंत्र गिरने के दौरान, इससे बाद में देखेंगे अंतर्गृहित अंतरिक्ष में भी क्या हो जाता है, तो पिंड या बॉडी का भार क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। किसी घर्षणहीन सतह पर यहाँ पर भी भार बॉडी क्या हो जाएगी, तो उसका भार शून्य हो जाएगा। यानी कि तब हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र गिरने के दौरान आपका जो भार है वह शून्य नहीं होगा। बाकी के 3 परिस्थितियों में पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा, अंतरिक्ष में भी शून्य होगा, और किसी घर्षणहीन सतह पर भी आपका भार क्या हो जाएगा, तो शून्य होगा। प्रश्न यहाँ पर वो पूछता है गुरुत्वीय त्वरण से कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो जी का मान क्या होता है, तो घटता है। वही ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है, क्या पृष्ठ तनाव के कारण, वायु घर्षण के कारण, श्यानता के कारण, या व्यतिकरण के कारण। तो जो वर्षा की बूंद होती है साथियों, वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार के रूप में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 26 का क्या हो जाएगा, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक साथियों, तो क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ये जो कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन साथियों, तो जब दबाव बढ़ जाएगा तो साथियों उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 27 का क्या होगा, तब हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, या टेरिलिन, सूती कपड़ा, नायलॉन, या पॉलिस्टर। तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों इस प्रश्न के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सूती कपड़ा। क्या करेंगे साथियों, तो सूती कपड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, क्या पीवीसी का, सिलिकॉन का, टेफलॉन का, या ग्रेफाइट का। तो जो नॉन स्टिक रसोई होती है, जो बर्तन होते हैं साथियों, उसमें टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि हाथों में क्या हो, तो उष्मा का परिसंचरण न हो पाए, यानी कि उष्मा जो है हाथों में उसका अनुगमन न हो पाए। चलिए आगे बढ़ते, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बताइए साथियों कि ऐसा कौन सा नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जो है प्रभावित नहीं होगा, क्या ब्रोमीन, सोना, तांबा, या पारा। तो ब्रोमीन से एक प्रश्न बनता है साथियों, कहता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि ठोस रूप में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन। क्या होगा, तो ब्रोमीन। वही पारा क्या हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रश्न में देखेंगे साथियों, नाइट्रिक अम्ल कौन सा किसे प्रभावित नहीं करेगा, तो सोना को। यानी कि प्रश्न नंबर 30 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को वो भी याद करना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, बर्फ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, अशुद्ध जल को, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है साथियों, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। आगे बढ़ते हैं, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो क्या होगा साथियों, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही जवाब होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है, क्या कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, पोटास, या सोडा एस। तो NaOH वो क्या हो जाएगा, तो कास्टिक सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं दोस्तों, उसका फार्मूला क्या होगा, था NaSCO3।
NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटास जिसे फिटकरी Al2SO4 का थोड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 34 से निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात में, वायु में, निर्वात में या पानी में? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं ध्वनि का जो संचरण होता है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर तो क्या होगा, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस्पात में ध्वनि का जो संचरण है वो सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है वियन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, एम्पेयर के तैरने के नियम के द्वारा, या डॉपलर प्रभाव द्वारा, या रमन प्रभाव के द्वारा? तो 35 नंबर में क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ध्वनियों का क्या कार्य है? रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों को जोड़ना, हृदय से रक्त को लाना, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो हृदय से जो है रक्त को लाना क्या है, तो ध्वनियों का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो शुद्ध रक्त का गमन होता है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? बताना साथियों, क्या ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, या परमाणविक द्रव्यमान इकाई में? तो क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो बताइए। तो परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है साथियों, तो हमारा परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे शॉर्टकट में AMU भी बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं साथियों, तो AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में वही को परमाणु द्रव्यमान इकाई बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें क्या है, शून्य आयतन घेरेंगी? क्या 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, या -273 डिग्री सेल्सियस होगा? तो साथियों क्या हो जाएगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आप लोगों को -273 की खासियत बता दें साथियों, इससे कम कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है। ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।